जो एसी है, सिपलेट एसी है, चिलर है, मैकेनिकल सिस्टम सेम होगा। उसमें बुनियादी हिस्से कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, इसके अंदर बुनियादी हिस्सा आपके पास है कंप्रेसर, दूसरा हिस्सा है कंडेंसर, तीसरा हिस्सा है रेफ्रिजरेटर कंट्रोल, चौथा हिस्सा है कूलिंग कॉइल या वेपरेटर। हर सिस्टम में 4 हिस्सों का होना जरूरी है। अगर इन चारों में से कोई भी हिस्सा काम करना छोड़ दे या ना लगाए, आपका मैकेनिकल सिस्टम अनकम्प्लीट है। ये चीज़ याद रखें, कहीं भी आपसे पूछा जाता है चिलर का मैकेनिकल सिस्टम या गाड़ी का मैकेनिकल सिस्टम या किसी भी चीज़ का मैकेनिकल सिस्टम, आपने 4 चीज़ें लाजमी बतानी। उसमें क्या होगा? कंप्रेसर की शेव और हो जाएगी, कंप्रेसर कोई भी लगा होगा लेकिन कंप्रेसर होगा। कंडेंसर किसी भी नस्ल का होगा, किसी भी शक्ल का होगा, लेकिन कंडेंसर मस्ट है। रेफ्रिजरेटर कंट्रोल कोई किसी भी किस्म का लग सकता है, कूलिंग कॉइल किसी भी किस्म की हो सकती है, लेकिन कूलिंग कॉइल ये चीज़ें मस्ट है। अब इसका फंक्शन, ये वर्क कैसे करती है? कंप्रेसर साहब, आम छोटे कंप्रेसर जब बात की जाए तो सेक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन होती हैं। तीसरी लाइन चार्जिंग लाइन नहीं होती। हर कंप्रेसर में चार्जिंग लाइन का होना ज़रूरी नहीं है। फ्रिज, डीफ्रीज़र, वाटर कूलर इसमें तो पॉसिबल है। फ्रिज में, डीफ्रीज़र, वाटर कूलर में चार्जिंग लाइन मस्ट है, लेकिन बड़े यूनिट के अंदर जो आप चिलर में जाएँ या पैकेट का यूनिट में, उसमें ये चार्जिंग लाइन, सेक्शन लाइन और डिस्चार्ज। क्यों? क्योंकि इनके साथ सर्विस वॉल लगी होती है। सर्विस वॉल से गैस को चार्ज किया जाता है। छोटे लेवल पर सर्विस वॉल नहीं होते, इस वजह से चार्जिंग लाइन लगी होती है। चार्जिंग लाइन से हम गैस को चार्ज करते हैं। अब जो कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करेगा, किसी भी नस्ल का है, जब गैस को कंप्रेस करेगा तो लाजमी तौर पर गैस डिस्चार्ज लाइन में जाएगी। फ्रिज है, डीफ्रीजर है, चिलर है, कार एयर कंडीशनिंग है, पहले भी समझाया जा चुका है। तो गैस यहाँ से निकलने के बाद डायरेक्ट डिस्चार्ज लाइन में, क्योंकि अब आपका कोर्स एक बार ख़त्म हो गया, अब रिवीजन पे आप हैं। ये पहले आप पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज किया था मैंने। अब यहाँ पर ये गैस कहाँ जाएगी? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज लाइन का हमेशा ताल्लुक किसके साथ होगा? कंडेंसर के साथ होगा। हवा कोई भी यूनिट है, कार, एयर कंडीशनर, विंडो, फ्रिज, चिलर, पैकेजर टाइप, सिपलेट जो भी है, डिस्चार्ज लाइन का ताल्लुक किसके साथ होगा? कंडेंसर के साथ होगा। कंडेंसर में जाएगी। कोई भी आपसे पूछ सकता है डिस्चार्ज लाइन कहाँ खुली होती है, आप बताएं कंडेंसर। कंप्रेसर जब गैस को कंप्रेस करता है तो इस लाइन से हाई प्रेशर वेपर, ज़्यादा दबाव वाले बुखारात, हाई प्रेशर टेम्परेचर में जो गैस है बुखारात की हालत में कंडेंसर में दाखिल हो जाएगी। कंडेंसर कोई भी है आपका। कंडेंसर का बेसिकली काम क्या होता है? नाम ही से वाज़ेह है, कंडेंस करना। ये क्या करता है? इसके अंदर जब हाई प्रेशर टेम्परेचर में जो क्या वेपर आते हैं, बुखारात आते हैं, वो कंडेंसर में आकर अपनी गर्मी को खारिज करते हैं। गर्मी को खारिज करके बुखारात से माय हालत में तब्दील हो जाते हैं। अगर फ्रिज का कंडेंसर है तो ये अपनी जो हरारत है कुदरती हवा को देकर बुखारात से माय हालत में तब्दील हो जाता है।
अगर पंखे विंडो टाइप एसी में इस्तेमाल होने वाला कंडेंसर है, ये तो मसनूई हवा जो है पंखा हवा इसके ऊपर फेंक रहा है, तो उस हवा को जो है ये गर्म बुखारात अपनी हरारत को देकर बुखारात से माया हालत में तब्दील हो जाती है। अगर चिलर है, चिलर के अंदर ये कंडेंसर के अंदर मौजूद रेफ्रिजरेंट अपनी गर्मी पानी को देकर बुखारात से माया हालत में तब्दील हो जाती है। मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ ज़राए को ये कंडेंसर हीट देकर बुखारात से माया हालत में इसके अंदर जो मौजूद रेफ्रिजरेंट है वो तब्दील हो जाती है। अब कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट कंडेंस होने के बाद अपनी गर्मी मुख्तलिफ ज़राए को देकर, जिसको भी देनी है कुदरती हवा को, मौसमी हवा को, पानी को देकर बुखारात से माया हालत में रेफ्रिजरेंट तब्दील हो जाती है। यहाँ से रेफ्रिजरेंट जहाँ कंडेंसर ख़त्म होता है उसके बाद जो लाइन शुरू हो जाती है उस लाइन को कहते हैं लिक्विड लाइन। लिक्विड लाइन इस वजह से कहते हैं कि इसके अंदर बहने वाली जो रेफ्रिजरेंट होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, लिक्विड लाइन कहा जाता है। अगर डोमेस्टिक लेवल पर यहाँ पर कंडेंसर के बाद जो लाइन शुरू होती है लिक्विड लाइन है, तो यहाँ पर क्या चीज़ लगी हुई है, ड्रायर लगा हुआ है। ड्रायर बुनियादी हिस्सा नहीं है, बाद यूनिटों में ड्रायर होता है, बाद यूनिटों में नहीं होता, इसे बुनियादी हिस्से में आप शामिल नहीं कर सकते। यहाँ पर लिक्विड लाइन के अंदर अगर डोमेस्टिक लेवल का यूनिट है तो इसके अंदर फिक्स शोल्डर टाइप ड्रायर यूज़ करेंगे। सिपलर यूनिट है 4 टन 5 टन 6 टन, तो उसके अंदर फ्लेयर नट टाइप ड्रायर यूज करेंगे। फ्लेयर बना होगा, आपने देखा है कल, फ्लेयर नट टाइप ड्रायर होगा। अगर बड़े चिलर्स हैं तो वो भी आप देख रहे हैं, रिप्लेसेबल कोर टाइप ड्रायर यूज होगा। में सिर्फ नेट का फर्क होगा सर, चिलर वाले में नट लगा होगा, इसमें नट नहीं। चिलर में नट कहाँ से था? नहीं, ड्रायर की बात कर रहा हूँ। ड्रायर में कहाँ नट था चिलर में? अभी आप बता रहे हैं, मैंने तो नहीं बताया। चिलर मैंने बताया शोल्डर टाइप टायर होता है, सिपरेट 4 टन 6 टन, इनके अंदर जो है फ्लेयर नट टाइप टायर होता है। बात को समझा करो अच्छी तरह। ड्रायर के बाद आपके पास लिक्विड लाइन के अंदर जो अगली जो चीज़ आ जाती है रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है। रेफ्रिजरेंट कंट्रोल क्या करता है, गैस के ज़्यादा दबाव को कम दबाव में तब्दील करता है और साथ साथ इसके बहाव में भी कमी लाता है। इसी की मदद से वेपोरेटर को रेफ्रिजरेंट मुहैया की जाती है। डोमेस्टिक लेवल पर रेफ्रिजरेंट कंट्रोल जो है वो कैपिलरी ट्यूब है। फ्रिज में, डीप फ्रीजर में, विंडो एसी में, छोटे चिपलेट में आपका रेफ्रिजरेंट कंट्रोल जो है वो कैपिलरी ट्यूब है। जब बड़े यूनिट के अंदर तकरीबन 4 टन के यूनिट में जब कदम रखते हैं तो उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल इस्तेमाल किया जाता है वो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व होता है। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व बड़े यूनिट के अंदर भी ज़्यादातर जो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल इस्तेमाल किया जाता है वो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से रेफ्रिजरेंट यहाँ से रेफ्रिजरेंट आपके वेपोरेटर में स्प्रे होगी। ठीक है, अब यहाँ पर कूलिंग कैसे होती है, यहाँ पे कूलिंग का क्या फर्क है, जो गैसेस बनाई जाती हैं वो क्या करती हैं। अगर वो गैसेस वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में जब चेंज हो जाती हैं, इस लिक्विड को ज़्यादा दबाव के साथ जो है वो वेपोरेटर के अंदर भेजा जाता है। वेपोरेटर के अंदर क्या कर दिया जाता है, हुजूम बढ़ा दिया जाता है, एरिया बढ़ जाता है। ये देखिए बारीक ट्यूब है, इसे यहाँ पर क्या कर दिया गया है, हुजूम बढ़ा दिया गया है, एरिया बढ़ा दिया गया है। जब रेफ्रिजरेंट कंट्रोल से रेफ्रिजरेंट वेपोरेटर में स्प्रे होती है, हुजूम बढ़ जाने की वजह से एरिया, हुजूम मीन्स एरिया, हुजूम बढ़ जाने की वजह से रेफ्रिजरेंट का दबाव और दर्जा हरारत कम हो जाता है। कम दबाव कम दर्जा हरारत पर ये रेफ्रिजरेंट बॉयल होकर माया से
बुखारात की हालत में तब्दील हो जाती है और गर्मी को जज़ब कर लेती है, जिसकी वजह से वेपरेटर में ठंडक पैदा हो जाती है। फिर ये रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में, फिर आगे कुछ लिक्विड कुछ वेपर फॉर्म के अंदर कम दबाव कम दर्जा हरारत साथ वापस सेक्शन लाइन के जरिए कंप्रेसर में आ जाती है। फिर कंप्रेसर इस गैस को कंप्रेस करता है। इस तरह ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में जाके हीट को खारिज करती है और वेपरेटर से जाकर हीट को जज़ब करती है। इधर गर्मी को जज़ब करती है, ये जो गर्मी इसने जज़ब की है वो आकर गर्मी आपके कंडेंसर में खारिज कर देती है, खारिज करके बुखारात पे माया हालत में तब्दील हो जाती है। इस तरीके से सिस्टम जो है वो काम करता रहता है। इसकी डिटेल लिख लें, मैं इसकी तफसील आपको लिखा दूँ।